गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 30, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आपके लिए कुछ बढ़िया मस्त एकदम जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। तो जीएस पेपर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मॉनसून के बारे में। केरला में मॉनसून फाइनली आ चुका है। कल भी हम लोगों ने मॉनसून के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इसलिए आज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगा। फाइनली आ चुका है। जीएस पेपर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स। ये एक्से तो काफी डिटेल में दिया हुआ है इस टॉपिक को, लेकिन हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा कानून के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 16, मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी केस वगैरह वो थोड़ा देखेंगे। इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद एशियान और म्यांमार के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं, क्योंकि इंडिया एशियान की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पे म्यांमार को लेकर क्या स्टैंड है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएसए जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है चाइना को ओवरकम करने के बाद, इसको थोड़ा देखने वाले हैं। फिर एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लान ऑब्सोलीट्स के बारे में। देखिए, जब हम लोग प्लान ऑब्सोलीट्स के बारे में बात करते हैं, ये जो है एक बहुत ही अच्छा मजा आएगा आपको करने में ना, तब देखेंगे जब इसको बारे में करेंगे। फिर हम लोग कुछ फ्रंट पेज की न्यूज पढ़ने वाले हैं और ग्रेट पावर राइवलरीज, ये हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे और ये बिल्कुल यूनिक एडिटोरियल है क्योंकि इस तरह का एडिटोरियल हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया। ये एडिटोरियल एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा जर्मनी की हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर 1, 2 वो सब थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा नया है, मुझे पढ़ने में इसमें खूब मजा आया, आपको भी मजा आएगा। उसके लिए हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं। और परसों मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज देखना चाहते हो फॉर नेक्स्ट वीक। कई सारे बच्चों ने हिस्ट्री कहा, कई लोगों ने ज्योग्राफी कहा, कई लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी कहा। तो देखिए, सब तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेजोरिटी जो कमेंट थे वो थे ज्योग्राफी को लेके, इसलिए आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। बाद में हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी करेंगे, फिर इकोनॉमी भी करेंगे। इस तरह से हम लोग सबको करते रहेंगे बार बार। तो हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं। लेकिन परसों हम लोगों ने आपसे कुछ बुद्धिज्म को लेकर सवाल पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका, मोस्टली सही आंसर थे। लेकिन जो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है वो आपके सामने है। विच इज नॉट एंड एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धिज्म। तो राइट लव के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट स्पीच, विच आर द व्यूज ऑफ द बुद्धिज्म वेदास। देखिए, जो बुद्धिज्म है ना, वो एक अनऑर्थोडॉक्स जो है रिलीजन है, अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम है। दे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो जब हम लोग नास्तिक और आस्तिक सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में, तो नास्तिक सिस्टम का ये मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान में बिलीव नहीं करते। नास्तिक का मतलब ये होता है कि आप वेदों में बिलीव नहीं करते। आस्तिक वो सिस्टम होते हैं जो कि वेदों के अंदर बिलीव करते हैं, दैट्स इट। तो दे डू नॉट बिलीव द इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ठीक है, बुद्धिज्म। विच इज इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग बुद्धाज लाइफ एंड द सिंबल्स। तो फर्स्ट सरमन जो है, इट इज नॉट व्हाइट एलिफेंट। फर्स्ट सरमन का मतलब होता है व्हील के बारे में बात करता है ना, व्हील, क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था जब उन्होंने पहला सरमन दिया था। कहां पे दिया था? सारनाथ के अंदर, राइट। आज भी अगर आप जाओगे तो वहां पे वो आपको पार्क मिलेगा जहां पे एग्जैक्टली बुद्धा जी गए थे और उन्होंने अपना सरमन दिया था। और जो सरमन उन्होंने दिया था ना, एक्चुअली वो उनके दोस्त थे। दोस्त इन द सेंस के कंपेनियन कह सकते हो। वो भी सत्य की खोज में घूम रहे थे और उससे पहले सिद्धार्थ ने जंगलों में वो गए, उन्होंने अपने आप को यातनाएं दी, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन किया और भूखे रहे, फास्ट करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने अलग रास्ते चले गए। उनके जो दूसरे दोस्त थे वो अलग रास्ते चले गए। बाद में उनको वही लोग पार्क में मिले और उनको ही सरमन दिया था सबसे पहले। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो हमारे पास 1 और 4 आ जाता है, ठीक है। पहली जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगीर के अंदर। फोर्थ जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी कश्मीर के अंदर। सेकंड और थर्ड कहाँ हुई थी वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये वाली फालतू है, बकवास, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल 1871 म्यांमार, 1854 वगैरह ये खास इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। पहली 4 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आप देख सकते हो। ये जो वैसे तो ये सारी डिटेल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि डेवलपमेंट, कि एक्चुअली इन काउंसिल के अंदर हुआ क्या था, वो थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा जानना जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए आपसे मैं पूछता हूं यहाँ पे एक सवाल। आप मुझे ये बताओगे कि कौन से काउंसिल के अंदर बुद्धिज्म की एक्चुअली दोनों ब्रांचेस, हीनयान और महायान, वो डेवलप हुई थी, वो आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यूएसए बिकम्स इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट 119 बिलियन डॉलर्स। तो बेसिकली चाइना को सरपास कर लिया है यूएसए ने, राइट। तो ये पूरा थोड़ा सा न्यूज में था। चाइना के साथ भी हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड रहा है। जो है इस साल हम लोगों ने क्या किया, जो यूएसए के साथ हमारा ट्रेड है वो 109 बिलियन है, 19 बिलियन है। चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो है 115 बिलियन। लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में ये फर्क है कि चाइना से हम लोग
इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। हम लोगों ने चाइना में सिर्फ $21 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जबकि चाइना से हम लोगों ने लगभग $86 बिलियन का इंपोर्ट किया है। तो जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएसए के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। अब एक चीज देखिए कि यूएसए में इंडिया ने क्या किया, इस साल $76 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, और 21 जो है जो हम लोग पिछले साल किया था वो सब था। और सिर्फ हम लोगों ने जो है आप ये देख सकते हैं, एक्सपोर्ट टू द यूएस इंक्रीज फॉर 76 बिलियन इन 2021 फ्रॉम 51 बिलियन द लास्ट ईयर। पिछले साल हम लोगों ने 51 किया था और इस बार हम लोगों ने 76 किया है। जबकि इंपोर्ट की बात करते हैं वो सिर्फ 43 है और एक्सपोर्ट 76 है। तो मतलब हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों के ट्रेड के बारे में। बाकी तो जो अलग चीजें हैं, जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना के ऊपर धीरे धीरे हम अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। और वैसे भी हम लोग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जब पार्ट बन गए हैं तो और ज्यादा हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो इंप्रूव होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की जो डेमोग्राफी है काफी यंग है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा हमें मिलेगा। यूएसए की बहुत सारी कंपनी जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी फ्यूचर में, और हमारे यहाँ पे यूथ को बेनिफिट होने वाला है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेट्स सी क्या होता है जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है वही ये वाला, मॉनसून सेट्स इन ओवर केरला। हाँ, हम फ्रंट पेज न्यूज करना भूल गए, तो थोड़ा फ्रंट पेज में देख लेते हैं आज क्या है। फ्रंट पेज पे देखिए एक न्यूज तो पंजाब से आती है, बहुत अनफॉर्चुनेटली। वहां पे एक काफी मशहूर सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, बहुत पॉपुलर थे भैया, तो इनकी कल गोली मार के डेथ कर दी गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है इस समय पंजाब के अंदर। और ये राइवलरी थी, कोई कनाडा का ग्रुप था, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप था, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कनाडा वाले ग्रुप ने कि उन्होंने इनको मारा है, राइवलरी थी। खैर वो गैंग वॉर तो, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ना वो सारी चीजें। हालांकि इनको सिक्योरिटी मिला हुआ था स्टेट के द्वारा दिया हुआ था। 4 कमांडो मिले हुए थे इनके पुलिस के, लेकिन 2 कमांडो जो है वो हटा लिए गए थे, 2 कमांडो अभी थे। लेकिन देखिए किस्मत ऐसी होती है ना, जिस दिन कुछ गलत होना होता है उस दिन सारी चीजें गलत हो चुकी होती हैं। वैसे सिद्धू मूसेवाला के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है, लेकिन कल वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके नहीं गए। दूसरी बात, ये जो 2 कमांडो थे जिनके साथ हमेशा रहते थे, वैसे 4 रहते थे, कल 2 थे, इन्होंने उनको कहा कि मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी खास काम से जा रहा हूं, तो वो भी नहीं गए, वो भी घर पे थे। तो ऐसी चीजें हुई कि उसी दिन इनके ऊपर अटैक हो गया। तो अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा। खैर हमारी यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन जो स्टेट पुलिस वगैरह वो थोड़ा आप देख सकते हो, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। सेंटर रिट्रैक्ट्स कॉजन ऑन द आधार फोटोकॉपीज। तो बेसिकली ये हुआ कि जो है 1-2 दिन पहले कुछ ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे थे यूआईडी के द्वारा। यूआईडी का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑफिशियल जो है प्लेटफॉर्म है जो कि आधार वाले पूरे प्रोग्राम को देखता है। तो उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि कोई भी आदमी अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ भी शेयर ना करे, क्योंकि उससे मिसयूज हो सकता है। देखिए हमारे आधार के ऊपर हमारा 16 डिजिट का जो है नंबर होता है ना, 12 डिजिट का नंबर होता है, 12 डिजिट का 16 डिजिट का नंबर होता है। अगर वो किसी के साथ आप शेयर कर सकते हो तो आपके आइडेंटिटी को चोरी किया जा सकता है, आपका फोन नंबर चोरी किया जा सकता है, आधार के ऊपर एड्रेस तो होता ही है, वो सारी चीजें, उसका मिसयूज होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो उनका कहना है कि आप किसी के साथ शेयर मत करें। जैसे मान लो आप होटल में जाते हो, होटल में आपने होटल बुकिंग किया, आपसे आधार लेते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो वहां पे भी कई बार आपसे आधार वगैरह ले लिया जाता है, तो उसका मिसयूज होने के चांस बहुत है। तो उन्होंने कहा कोई भी किसी के साथ शेयर ना करे। फिर उसके बाद जब लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, लोग जो है हो हल्ला करने लगे कि हम लोग तो ये पहले से करते आ रहे हैं, अभी आपने क्यों किया, पहले क्यों नहीं बताया, वो सारी चीजें। तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आधार किसी के साथ शेयर मत करो, आधार शेयर करो, लेकिन वो आधार जो है मास्क होना चाहिए। मास्क आधार शेयर करो, एक्चुअली में आधार शेयर मत करो। मास्क आधार का मतलब ये होता है कि इसकी जो पहली 4 डिजिट होती हैं, सिर्फ लास्ट की जो 4 डिजिट होती हैं वो विजिबल होती हैं, शुरुआत वाली विजिबल नहीं होती। ये मतलब होता है मास्क वाली का। तो मैं आपसे सबसे अर्ज करता हूं, मैं भी आज ये करवाने वाला हूं, आप जाइए आराम से इसमें आधार की वेबसाइट पे प्रॉपर जाइए, यहां से अपना मास्क्ड आधार को डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्यूचर में कोई भी आपसे आधार मांगे तो आप उसको रियल वाला मत दीजिए जिसके ऊपर पूरा नंबर डिजिट दिया होता है, आप उसको ये वाला दे सकते हो, ठीक है। तो 12 डिजिट होती है हमारे आधार के अंदर, सिर्फ शुरुआत 8 वाली ऐसे क्रॉस रहता है, लास्ट की 4 वाली जो है विजिबल रहती है। तो ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, इससे थोड़ा सिक्योरिटी मिलेगा आपको, है ना। नेपाल में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वहां पे एक प्लेन क्रैश हो गया, गिर गया भैया,
और जिसमें 4 इंडियन की भी डेथ हो गई और चारों एक ही फैमिली के थे, हस्बैंड वाइफ थे, 2 उनके बच्चे थे। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है वो सारी चीजें। एक आप ये देख सकते हो कि ग्रीविंग एलिफेंट रोम्स विद द काफ कैराकस इन द बंगाल। तो बंगाल के अंदर ऐसा ही हुआ कि वहां पे एक जो हाथी का बच्चा था वो मर गया और उसकी जो मदर थी वो उसको बेचारी अपने ट्रंक के अंदर उसको उठा के ऐसे घूम रही थी, काफी दूर तक 25-30 किलोमीटर तक गई। और भी कहीं हाथी थे, क्योंकि जो हाथी होता है ना, एलिफेंट होता है, बहुत ही इमोशनल और बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है और अपने फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रोंग होता है, खासकर अपने बच्चों के लिए। तो हाथी बहुत इमोशनल होते हैं, तो उसके बच्चे की जब डेथ हो गई, अब न्यूली मदर होती हैं तो दुख तो होता ही है। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि उनका जो बेबी है उनकी डेथ हो गई। उनको अपने सूंड में उठा के घूमती रही बहुत दूर तक। इनके साथ इनके और जो है साथी भी थे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज में। तो मॉनसून भैया फाइनली आ गया है केरला में। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा पुराना आर्टिकल अगर देखें तो उसमें आईएमडी ने ये कहा था कि इस बार जो मॉनसून है वो 27 मई तक आ सकता है। हालांकि मॉनसून आने की जो यूजुअल डेट है वो 1 जून है, लेकिन फिर वो थोड़ा डिले हो गया। कल हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा था, लेकिन फाइनली कल यानी कि 29 को आ चुका है केरला के अंदर मॉनसून। ठीक है, ये मैंने आईएमडी के वेबसाइट से उठाया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो ब्लू कलर में है वो एक्चुअल डेट है ऑनसेट की, और जो रेड कलर में है वो नॉर्मल डेट है। ठीक है, आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है आराम से। तो इस साल की अगर बात करो, देखिए 1 जून बिल्कुल मतलब 1 जून जो है, जो नॉर्मल डेट है उससे एक दिन पहले ही आ गया है बेसिकली मॉनसून। ठीक है, और देखिए जैसे आप देखते रहोगे तो 5 जून, 10 जून, 15 जून, जैसे जैसे आप देखते रहोगे आगे बढ़ता रहेगा। और सबसे लेट कहाँ पे आता है? ये आता है नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के अंदर, जहाँ पे जाते जाते जो है कई बार बहुत डिले हो जाता है, जुलाई के मंथ में भी चला जाता है। तो 1st वीक ऑफ जुलाई, कई बार 2nd वीक ऑफ जुलाई तक भी चला जाता है। और अगर आप अंडमान निकोबार को देखोगे तो यहाँ पे देखिए 16-17 मई को ही आ गया था, तो 15 दिन पहले ही आ जाता है। यूजुअली अंडमान निकोबार में जो है वो 15-16 मई के आसपास आता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है वहां पे। लेकिन मेनलैंड इंडिया में 1 जून को आता है। तो कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जिससे पता चलता है कि मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है? ये आप देख सकते हो, आज के आर्टिकल में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो सिर्फ बारिश होना ही एकमात्र पैरामीटर नहीं होता, और भी कई सारे पैरामीटर होते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, विंड स्पीड को मेजर किया जाता है। उसके अलावा जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं आउटगोइंग, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, उनको भी मेजर किया जाता है। क्लाउड कंडीशंस को मेजर किया जाता है। और सिर्फ केरला कोस्ट के ऊपर रेनफॉल आना ही काफी नहीं है, पूरे केरला के अंदर कितना रेनफॉल होता है वो भी मेजर किया जाता है। और तो इन सारे क्राइटेरिया के हिसाब से फाइनली डिसाइड किया गया है कि यस, फाइनली मॉनसून हैज कम। उसके अलावा कुछ आने वाले कुछ दिनों में तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका जो है, यहाँ पे सब जगह बारिश होने वाली है ऑफ कोर्स, और धीरे धीरे वो ऊपर एडवांस करेगी। तो अगले 20-25 दिन में जो है वो दिल्ली तक भी, 20-25 एक महीने भर में लगभग वो दिल्ली तक भी आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखना रहेगा। बाकी इस बार इनका कहना है आईएमडी का कि रेनफॉल जो है वो नॉर्मल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रेनफॉल का क्या मतलब होता है ये आपको मैंने यहाँ पे कल बताया था। ठीक है, तो बिलो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, अबव नॉर्मल क्या होता है, डेफिसिट, एक्सेस वगैरह, वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। कल भी हम लोगों ने इसको करवाया था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है एक्चुअली, और इसमें थोड़ा सा जो रिजर्वेशन को लेके प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात कही गई है। लेकिन जो सबसे खास बात यह है, आपको पता होना चाहिए, हालांकि जो प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 16 के अंदर, आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)A, ये जो है काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, बेशक आर्टिकल 4 और आर्टिकल 4A दे आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। ओनली आर्टिकल 16 इज द फंडामेंटल राइट, क्योंकि आर्टिकल जो 16(4) है, आर्टिकल जो 16(4) है, वो एनेबलिंग राइट्स हैं, वो सिर्फ एनेबलिंग राइट्स हैं, वो परमानेंट राइट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी, सरकार चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है और ना चाहे तो उसकी मर्जी है। तो आप रिजर्वेशन को ये नहीं कह सकते कि वो मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे दीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। हाँ, जो वीकर सेक्शन होते हैं उनको सरकार देती है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिलता तो इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, और ये नहीं कह सकते कि सरकार मुझे नहीं दे रही है। ये एक जो है चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या कहता है, इट इज अ सेटल्ड लॉ, मतलब ये एस्टेब्लिश्ड एक चीज हो चुकी है
that there is no fundamental right to reservation or promotion under the article 16(4) और 16(4)(a). It is not a fundamental right, चाहे वो रिजर्वेशन प्रॉपर जब आप जॉब के अंदर एंट्री करते हो तब हो, चाहे प्रमोशन के अंदर हो, ठीक है। Rather, they are enabling provisions for providing reservation if the circumstances so warrant। अगर सरकार को लगता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी वीक है, उसको सरकार ये दे सकती है, अदरवाइज नहीं दे सकती, क्योंकि इंडिया देखिए वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में हम लोग वीकर सेक्शन के जरूरतों का ध्यान रखते हैं, उनको ऊपर अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रिजर्वेशन है वो इंडिया में काफी एक्सपेंड हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। पहले SC/ST कम्युनिटी के लिए था, बाद में उसको OBC में भी किया गया। पहले वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में हुआ करता था, बाद में उसको कॉलेज में एडमिशन के लिए भी दे दिया गया। पहले वो सिर्फ एंट्री लेवल पे हुआ करता था, बाद में उसको प्रमोशन में भी दिया गया। तो एक्सपेंशन बेसिकली हुआ है हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन का, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो 16(1) क्या कहता है, 16(4) क्या कहता है, 16(4)(a) क्या कहता है। देखिए खासकर जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है 16(4) और 16(4)(a). 16(4)(a) क्या कहता है, कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ द प्रमोशन। तो 16(4)(a) बात करता है प्रमोशन के बारे में, 16(4) बात करता है सिर्फ अपॉइंटमेंट के बारे में, यह आपको पता होना चाहिए। 16(4)(a) इज अबाउट प्रमोशन, 16(4)(a) इज अबाउट द जॉब्स, रिजर्वेशन इन जॉब्स इन द एंट्री लेवल, आपको पता होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि भैया कोई भी अगर स्टेट चाहे, बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये कहना चाहते हैं कि स्टेट सरकार अगर चाहे तो किसी भी वीकर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे वो जॉब्स हो, वो कानून बना सकती हैं, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर सरकार ये प्रूफ कर देती है कि यस ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो बैकवर्ड है एजुकेशनली, सोशली, ठीक है। इकोनॉमी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है आपकी प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए, है ना, उसके लिए दिया जाता है, आपके सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है, आपकी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए दिया जाता है, इकोनॉमी के लिए नहीं दिया जाता। तो अगर कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, रिजर्वेशन इज नॉट अ गरीबी हटाओ प्रोग्राम। आर्टिकल 46 देखिए क्या कहता है, DPSP है, ये भी वही कहता है कि जो समाज अगर वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली या फिर सोशली अगर वो बैकवर्ड है तो सरकार उसके लिए स्पेशल केयर वाले प्रोविजन कर सकती है, जिसके लिए रिजर्वेशन एक प्रॉपर चीज है, ठीक है। तो ये DPSP है, और DPSP को लागू करने के लिए सरकार बाइंडिंग नहीं होता है, वो चाहे तो करे ना चाहे तो ना करे, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पुराने जजमेंट्स वगैरह इन्होंने बताए हैं, जैसे 1995 में जो है 16(4)(a) ऐड किया गया था, उससे पहले तो ऐड था ही नहीं, ये बाद में ऐड किया गया। फिर 1980 में जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है, जिसमें OBCs को भी रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको, इंदिरा साहनी के जजमेंट काफी पॉपुलर है 1992, और उसको माना कि 27% जो है वो बिल्कुल सही है, आप OBC को दे सकते हो, और उन्होंने साथ के साथ 50% की लक्ष्मण रेखा भी रख दिया था, अपर लिमिट, कि इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते रिजर्वेशन। कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर सिचुएशन हो तो वो 50% का ब्रीच कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जैसे तमिलनाडु के अंदर ही अराउंड 69% है। अभी महाराष्ट्र वगैरह के अंदर भी मराठास को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, जो कि 50% की लिमिट को ब्रीच कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं, दिस इज नल एंड वॉइड। मराठा कम्युनिटी इज नॉट सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी, तो आप ये प्रूफ नहीं कर पाए हो, तो इसीलिए हम इसको लागू नहीं करेंगे। ऐसा बहुत जगह हुआ, हरियाणा में जाटों को लेके हुआ, कई जगह पे ऐसा हो चुका है, राइट, वो सारी बात है। लेकिन सरकार ने 2019 में 103rd अमेंडमेंट क्या लेके आए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देंगे। तो इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी मिलने वाला है 10% रिजर्वेशन। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है, लेकिन फिलहाल ये लागू हो रहा है। तो बेसिकली ये 50% की जो लिमिट है उसको ब्रीच करता है, ठीक है। तो कोर्ट में ये भी मामला चल रहा है। उसके अलावा महाराष्ट्र वाला एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिया। इसमें एक इन्होंने और चीज कही है, आर्टिकल के अंदर का पढ़ना चाहो, वो कही है इन्होंने जर्नैल सिंह जजमेंट के बारे में, जो कि 2018 में जजमेंट आया था। और इस जर्नैल सिंह जजमेंट में सुप्रीम SC और ST कम्युनिटीज में जो क्रीमी लेयर हैं उसके बारे में बात कही गई थी। देखिए ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि जो SC ST कम्युनिटी हैं, ऑफ कोर्स दे आर बैकवर्ड इकोनॉमिकली, सोशली, लेकिन SC ST कम्युनिटी में एक बार जिसको रिजर्वेशन मिल जाता है तो अभी वो अच्छा खासा जॉब उनको मिल जाता है, तो बाद में वही लोग बेनिफिट उठाते रहते हैं। उनके बच्चे से स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास कोई पैसे की कमी तो होती नहीं है, उनके बच्चे ही फायदा उठा लेते हैं। एक्चुअली में जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए SC ST कम्युनिटी में, उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि क्या SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि OBC में होता है।
उसके केस में जो है जर्नैल सिंह ने कहा था कि यस, जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली अभी ये लागू नहीं हो रहा है, प्रॉपर प्रोविजन नहीं है और कोर्ट के अंदर अभी ये हायर बेंच के पास भी केस जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में इसमें जरूर बताएं आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में। क्या SC ST कम्युनिटी में क्रीमी लेयर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये डिबेट तब भी चली थी जब टीना डाबी का रैंक 1 आया था, क्योंकि टीना डाबी के जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हैं, तो उनकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो सोशली भी चाहे इकोनॉमिकली जैसे भी मर्जी बोलिए काफी एडवांस हैं। तो क्या टीना डाबी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था? क्या वो क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए थे? ऐसे अभी उनकी सिस्टर का भी हुआ है सिलेक्शन, तो फिर से वही डिबेट आ चुकी है। तो SC ST कम्युनिटीज में भी एक बहुत एलीट क्लास होती है, वो पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उनके बच्चे ही बेनिफिट ले जाते हैं, ग्राउंड पे जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर बताएं। हालांकि यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट में भी इसके फेवर में भी, कभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट यस आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताएं। अब देखिए रोज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना स्कोप नहीं होता ना कि हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिबेट कर सकते हैं, बट एनीवेज नेक्स्ट जो हमारे पास है भैया वो न्यूज है म्यांमार को लेकर, क्योंकि देखिए इंडिया एशियन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, लेकिन हम लोगों ने म्यांमार के फॉरेन सेक्रेटरीज को, मिनिस्टर्स को इनवाइट यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। हालांकि म्यांमार हमारा पड़ोसी है, लेकिन म्यांमार के अंदर क्या है, मिलिट्री कूप है, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो पार्टी थी आंग सांग सू की है ना, उनको तो वैसे भी जेल में डाल दिया गया। उनके जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे अपोजिशन वाले सबको जेल में डाल दिया गया है और बहुत बुरी तरह से क्रैकडाउन चल रहा है वहां पे बाई आर्मी। तो इसीलिए दुनिया भर में जो है इसकी आप इसको डेफिनेटली अपोज किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस हो चाहे USA वगैरह हो। तो इंडिया ने बेसिकली इन्वाइट नहीं किया है। हालांकि इंडिया ने अपने मेंटेन करने की कोशिश किया है म्यांमार के साथ अपने रिलेशन, क्योंकि म्यांमार एक तो चाइना के काफी क्लोज है, ऊपर से हमारा पड़ोसी है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंसी वगैरह वो सब रहती है, म्यांमार के साथ रिलेशन हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो वहां पे दिक्कत हमें हो जाएगी, राइट। बट स्टिल एनीवेज अभी इंडिया ने कहा है कि हम आपको इन्वाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया ने ये स्टैंड ले लिया है, क्योंकि काफी कंट्रीज USA वगैरह और UN वगैरह भी इंडिया को बोल रहे थे इसके लिए, है ना। तो बाकी सारे ग्रुप लोग आएंगे, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर वगैरह सब आएंगे इसको छोड़ के। और ये सिर्फ इंडिया का अकेले का डिसीजन नहीं है, एशियन के अंदर जितनी बाकी कंट्री हैं वो सब लोग भी यही कह रहे थे कि म्यांमार को मत बुलाइए, क्योंकि एशियन कंट्रीज ने 5 पॉइंट बताए थे म्यांमार को कि अगर आप अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो तो ये 5 चीजों को आप फॉलो करिए। तो उन्होंने एक तो ये कहा था कि जो इमीडिएटली वहां पे वायलेंस होता है, पहला पॉइंट तो ये था कि आप उसको खत्म करिए। दूसरा पॉइंट ये था कि वहां पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बाकी की, आप उनके साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत करिए, डायलॉग करिए। तीसरा ये था कि स्पेशल एनओए जो है आप अपॉइंट करिए। चौथा यह था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने दीजिए, मतलब दवाइयां वगैरह, फूड वगैरह वो सब ठीक है। और एक ये कहा था कि म्यांमार को विजिट किया जाए, हम लोग म्यांमार को विजिट करेंगे, वहां की सिचुएशन को जानेंगे। तो ये 5 पॉइंट की डिमांड रखी गई थी म्यांमार के सामने बाय एशियन कंट्रीज, बट ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं माना। कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जा रही है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एशियन बीमस्टेक वगैरह थोड़ा देख लेंगे आप लोग, और एशियन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। 1967 एशियन का सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता में है, ठीक है। 8 अगस्त को एशियन डे मनाया जाता है। इसका जो मोटो रहता है वो रहता है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप ये देख सकते हो। और इंडिया जो है वो एशियन इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है डेफिनेटली, और जो कंट्रीज हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो एशियन के बारे में इतना ही। जितनी भी हमारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बीमस्टेक है, रिम्स है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारे पास न्यूज है वो आता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस। देखिए क्या है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको ना भी पढ़िए चलेगा, मैं आपको सिर्फ जनरल टर्म में बता देता हूँ। देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। आप जब बचपन में रहे होंगे तो इस तरह के वीडियो गेम आपने खेला होगा, मैंने तो खूब खेला है, लेकिन आज के टाइम में ये सब तो गेम नहीं होता। आजकल तो गेम सारा मोबाइल में खेल लिया जाता है ना। जैसे ये पुराने मोबाइल हैं, अब ये इनका कोई यूज नहीं करता, ठीक है। जैसे एप्पल है, एप्पल हर साल अपना नया प्रोडक्ट लेके आता है, तो जिसकी वजह से उसके जो पुराने प्रोडक्ट हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब वो आउट ऑफ यूज हो जाते हैं। हालांकि आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, नया हार्डवेयर आता है, नया सॉफ्टवेयर आता है, नए फीचर्स आते हैं, तो जिसकी वजह से पुरानी चीजें वो यूज नहीं हो पाती। हाँ, लोग उसको चेंज नहीं करते हैं बहुत बार, क्योंकि पैसे की कमी होती है ना, इसी वजह से। लेकिन अब एक चीज समझ लीजिए, मैं मान लो आपके पास एंड्रॉइड है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ने मान लो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया,
या कोई बहुत सारी नई ऐसी एप्लीकेशन आती हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर काम ही नहीं करती हैं, है ना। कैमरा क्वालिटी जो नया प्रोडक्ट आता है उसकी बहुत अच्छी होती है ना। वो सारी सारी चीजें, इसीलिए पुराने प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाते हैं, वो ट्रेंड से बाहर हो जाते हैं, वो यूज से बाहर होते हैं, इसे कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। अब ये नेचुरली भी हो सकता है, लेकिन कई बार कंपनी इसके लिए प्लान भी करती है। एक दो एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे पहले हमारे यहाँ पे एम्बेसडर कार चला करती थी, ठीक है, बहुत लोग एम्बेसडर यूज करते थे, लेकिन जब नया टेक्नोलॉजी आया, नई नई गाड़ियां आने लगी, उनके अंदर बढ़िया फीचर आने लगे, तो एम्बेसडर जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, आउट ऑफ यूज हो गया। कुछ समय के लिए पॉलिटिशियंस वगैरह उसको यूज करते थे, लेकिन अभी तो कोई भी यूज नहीं करता है, तो वो भी एक तरह का ऑब्सोलिसेंस है। जो पहले, अगर आप पहले जो कोलगेट वगैरह ये आते थे, ये जो है आयरन ट्यूब में आया करते थे, आजकल तो आयरन ट्यूब में नहीं आते, तो वो सारी कंपनियां जो ऑब्सोलीट हो गई, है ना। नोकिया को देखिए आप लोग, नोकिया कभी के समय में कितना बड़ा प्लेयर हुआ करता था मार्केट में, मोबाइल में हेजमनी हुआ करती थी, इसकी मोनोपोली होती थी। आज नोकिया कहीं भी नहीं है। तो चीजें आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं। कई बार ये नेचुरली प्रोसेस होता है और बहुत बार इसको प्लान भी किया जाता है, प्लान ऑब्सोलिसिस को बोलते हैं। अब ये सोच के देखिए, मान लो आपने एक एप्पल का मोबाइल खरीदा। अब ये मोबाइल अगर मान लो 10 साल तक चलेगा, तो भैया मोबाइल कंपनी तो बंद ही हो जाएगी ना। जब तक लोग अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो कंपनी प्रोडक्शन कैसे करेगी। इसीलिए बहुत बार कंपनी क्या करती हैं, उसके अंदर जो हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि 2-3 साल के बाद वो प्रोडक्ट आउट ऑफ यूज हो जाता है, तो आप डेफिनेटली नया प्रोडक्ट परचेज करते हो। इसे कहते हैं प्लान ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। ऐसा बहुत बार कंपनी करती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती हैं। एप्पल के ऊपर और एंड्रॉइड के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि जैसे मान लो आज आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, अब ये 2 साल तो एकदम बढ़िया चलेगा, 2 साल के बाद जैसे ही आप नया कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो आपका फोन काफी स्लो हो जाता है। यही एप्पल में भी होता है, यही हर जगह होता है। तो एक्चुअली कंपनी आपको फोर्स कर रही है कि देखो भैया आपका फोन हैंग होने शुरू हो गया, आपका फोन स्लो हो गया है, तो आप नया फोन खरीदिए। ये भी एक तरह का प्लान ऑब्सोलेंस है। और इस तरह की चीजें जो है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत यूज होती हैं और फैशन इंडस्ट्री में भी यूज होती हैं। हर 6 महीने के बाद नया फैशन आ जाता है, नए तरह के कपड़े आने लग जाते हैं, है ना, ट्रेंड आ जाता है, तो नए डिजाइन आने लगते हैं, तो पुराने डिजाइन जो है आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, है ना। जैसे पहले लोग बेल बॉटम पहनते थे, फिर बेल बॉटम के बाद लोग जो है नैरो बॉटम पहनने लगे, फिर नैरो बॉटम जो आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा है धीरे धीरे, तो दोबारा से बेल बॉटम का ट्रेंड आ रहा है अभी, राइट। तो और बहुत सारी चीजें होती हैं फैशन इंडस्ट्री में भी, कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात कही है। हालांकि ये आर्टिकल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिखा गया है, लेकिन इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। इसके कुछ प्रोज भी हैं, इसके कुछ कॉन्स भी हैं, है ना। प्रोज बहुत सारे हैं, कॉन्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज वो फिर जो है 15-20 मिनट का डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है, अगर आप सामान नहीं खरीदोगे टाइम टू टाइम, तो फिर वह कंपनियां प्रोडक्शन कैसे करेंगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए अपनी चीजों को अपडेट करना जरूरी है, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है वो सर्कुलेशन बना रहे। और इसीलिए कंपनी बोलती है कि भैया हम फिर फायदा क्या चीज बनाने का, अगर आप उसको हमेशा यूज करते हो, है ना। तो सारी सारी चीजें हैं, आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट को लेके सरकार ने नया पैसा वैसा दिया है, यहाँ पे अलॉट किया है। तो 1,34,200 करोड़ रुपीस के नए प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। नॉर्थ ईस्ट को यूजुअली इग्नोर किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, खासकर जो है डेवलपमेंट वाले पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप देखोगे पिछले 7-8 सालों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत कम हुआ है, नई नई ट्रेनें चली हैं, वहाँ पे नए नए रोड सड़कें बनी हैं, टनल्स वगैरह बनी हैं, तो वो उनको बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर लेके हम लोग आ रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है कनेक्टिविटी के बारे में हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कहना है कि हम लोग कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने दिया हुआ है, जैसे आप ये देख सकते हो, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स। तो बांग्लादेश के थ्रू जो है हम लोग एक्सेस की बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो मान लो यहाँ पे जो है कलकत्ता है, कलकत्ता से मान लो आपको त्रिपुरा जाना है, तो आपको पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग सरकार क्या कर रही है, इसके वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के थ्रू कुछ रूट्स बना रही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में हमारी एक्सेस हो सके। एक तो वो चीज है। दूसरी बात इन्होंने एक और कही है, वो कही है वाटरवेज के बारे में। तो जैसे आसाम की अगर हम लोग बात करें, तो आसाम में हमारे पास इंडिया का नेशनल वाटरवेज 2 है, जो कि सदिया से धुबरी तक जाता है, धुबरी से सदिया तक जाता है नेशनल वाटर। इसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है सरकार। उसके अलावा नागालैंड में हमारे पास यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है बराक रिवर, है ना। तो बराक रिवर में भी नेशनल हाईवे सरकार और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो हमारा वाटरवे हो, सरकार जो है सबको यहाँ पे कोशिश कर रही है। आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इंडिया का नेशनल वाटरवे 1
और इंडिया के नेशनल वाटरवे 4, ये कौन से हैं, कौन से किन किस पॉइंट को ये कनेक्ट करते हैं, कौन से स्टेट के अंदर है, ये आपसे मेरा सवाल है फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, पूछता है वो इस तरह के सवाल आपसे। ठीक है, चलिए एक मेरे मन में एक चीज और आ गई। आप ये बताइए कि इंडिया में जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, उसका नंबर क्या है और वो कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू तो आपने खैर देख ही लिया, और आज के जो एमसीक्यू हैं जो आपको आंसर करने हैं वो ये है। ठीक है, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग है, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको अगर आपने ज्योग्राफी के बेसिक्स कवर नहीं किए हैं। बहुत आसान सिंगल वर्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट के बारे में है। आपकी जीसी लोग और एनसीईआरटी वगैरह के अंदर प्रेशर बेल्ट दिया हुआ अच्छे से, तो उसको पढ़िए जाके, तब आप इसको आंसर कर सकते हो। जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका आंसर में मुझे डेफिनेटली करिए कमेंट सेक्शन में। स्क्रीन को पॉज करिए, पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर करिए। आंसर करना है, अगर आपको अभी नहीं आ रहा है आंसर कोई बात नहीं, गूगल करिए, गूगल पे थोड़ा सा पढ़ाई करिए, देखिए थोड़ा सा अपने नोट्स वगैरह को, एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा देखिए, फिर आगे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो। लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसके अलावा जो है वो महादाई रिवर के बारे में उस आपसे सवाल पूछा गया यहाँ पे, उसको आप थोड़ा बताइए मुझे। उसके अलावा जो है एयर कोस्टल एरियाज को जो है प्रेशर वगैरह वो रिलेशन जो है थोड़ा वो मुझे बताइए। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्टी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ईजी नहीं है। ठीक, थोड़ा लॉजिक लगेगा, दिमाग लगेगा, लेकिन उसके लिए तो तैयार हो, मुझे पता है। अगर आप दिन में सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर एनालिसिस को दे रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो, है ना। तो सीरियस एस्पिरेंट के लिए इतना तो बनता ही है। तो थोड़ा सा आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। आगे बढ़ते हैं। आज का एडिटोरियल सेक्शन दोस्तों क्या है, इंटरेस्टिंग है, अपने आप में बिल्कुल नया है। वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादातर एडिटोरियल वगैरह में यूज होती नहीं है, आज आई है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इन्होंने जर्मनी, एक्चुअली ये आर्टिकल क्या कह रहा है, ये आर्टिकल जो चीजें यूरोप के अंदर 1900s में हो रही थी और आजकल जो चीजें इंडिया में 2020s में हो रही हैं, दोनों को कंपेयर कर रहा है और ये कहता है कि इनके अंदर काफी सिमिलैरिटी है। तो उस समय जो इंसिडेंट हुए वो इंसिडेंट आज भी हूबहू हो रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तो क्या उसका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा जैसा वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था या वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, वो थोड़ा देखना रहेगा। तो देखेंगे क्या कहना है। 1990s की अगर बात करें, 1906 में, तो उस समय पे जो हैम्बर्ग थे, जर्मनी के पॉलिसी मेकर्स थे, बहुत बड़े लीडर थे जर्मनी के, तो उन्होंने एक चीज कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई देश, अगर वो आपस में अलायंस करते हैं और वो अलायंस जर्मनी के लिए जो है नुकसानदायक है, तो डेफिनेटली जर्मनी उस अलायंस को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। तो जर्मनी वाज एक्चुअली नॉट इन फेवर ऑफ सच अलायंस व्हिच वर अगेंस्ट द जर्मनी, और व्हिच वर इवन नॉट अगेंस्ट द जर्मनी, बट जर्मनी वाज नॉट हैप्पी विद। तो जर्मनी वाज अगेंस्ट दोज अलायंस। और ऐसे ही उस समय पे कई अलायंस हुई थी 1900s के दौर में। ब्रिटेन और फ्रांस, हालांकि दे वर राइवल्स इन यूरोप, बट स्टिल देयर वाज सम एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। फिर बाद में फ्रांस ने रशिया के साथ भी अलायंस कर लिया था। तो ये 3 कंट्री ने आपस में अलायंस किया था, जिसको कहा जाता है ट्रिपल एंटांट। इस एंटांट के को अपोज करने के लिए जर्मनी ने भी अलायंस बनाया। जर्मनी ने बनाया किसके साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ और इटली के साथ। इनको कहा जाता है ट्रिपल अलायंस। बाद में इन्हीं अलायंस के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है कि नहीं, तो राइवलरी क्रिएट हो जाती है, वो सारी चीजें। अब ये तो हो गया, अब उसको आप प्रेजेंटली कैसे पैरेलल के साथ जोड़ के देख सकते हो कि जो रशिया में आजकल हो रहा है उसको आप जोड़ के कैसे देख सकते हो। देखिए जब जर्मनी की बात आती है तो एक लीडर है उनके बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था 1800s में, है ना, 1870s में, 60s में। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट को जोड़ के जर्मनी बनाया। कुछ समय तक बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी वो काफी अग्रेसिव थी, लेकिन बाद में बिस्मार्क ने जर्मनी को इंटरनली डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन एक बार जब जर्मनी इंटरनली डेवलप हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर उसने तहलका मचा दिया। ऐसा ही पुतिन ने भी किया। पुतिन एक्चुअली रशिया में 2000 में सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे और 1990s में जो है रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो कुछ समय के लिए रशिया बहुत ज्यादा वीक था। तो 2000 के बाद जब रशिया के पुतिन के हाथ में रशिया आया तो इट वाज वेरी वीक इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, और काफी सारी टेरिटरीज की लॉस हो गई थी। तो कुछ साल तक पुतिन ने ठंडा रह के रशिया को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था। लेकिन एक बार पुतिन को ऐसा लगा कि भैया अभी तो मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूं, तो अपनी जो जर्मनी ने किया था वही वो यहां पे भी कर रहा है। देखिए, तो जैसे जर्मनी ने जो चीज ट्रिपल एंटांटे के अगेंस्ट में किया था, वैसे ही रशिया नाटो के अगेंस्ट में कर रहा है। तो ट्रिपल एंटांट को आप जो है नाटो के साथ इक्वेट कर सकते हो।
तो जो पॉलिसी जर्मनी की थी वही जर्मनी आज के समय में रशिया की भी है, राइट। अब देखिए, तो पुतिन को जब ये लगा कि भैया नेटो जो है वो सारी चीजें कर रहा है, तो क्या हुआ, थोड़े समय पहले आपको पता ही है कि जो रशिया के अंदर सीरिया के अंदर जो बशर अल बशद की जो सरकार है, पुतिन इसको सपोर्ट करते हैं, है ना, वहां पे खूब सारा अपना एफर्ट लगाते हैं वो लोग। तो रशिया के अंदर उन्होंने जो किया, जॉर्ज क्रीमिया को तो एनेक्स किया ही है, जॉर्जिया के अंदर अपनी आर्मी को भेजा। अब यहाँ पे जो है रशिया का जितने भी ऑपरेशन है वो मोर और लेस सक्सेसफुल रहे हैं। और चीजें सही बात है, अगर आपको जब लगातार सक्सेस मिलने लगती है और लोग आपकी हरकतों को इग्नोर करने लगते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। उस ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में यूक्रेन के ऑपरेशन ने अटैक कर दिया, क्योंकि उसको लगा था कि हाँ यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का रशिया के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला था कि एक्सपैंड करनी अपनी टेरिटरी को, है ना, रशिया ने अपनी जो टेरिटरी लूज की है, यूक्रेन वाज आल्सो पार्ट ऑफ रशिया, उसको हम लोगों ने अपने फोल्ड में लेना है। दूसरा था कि नाटो को रोकना है ना, उसको एज ए बफर स्टेट यूक्रेन और स्वीडन वगैरह को एज ए बफर स्टेट रखना है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखिए एक्सपेंशन तो उसका थोड़ा बहुत हुआ है ना, और फ्यूचर में और भी हो जाएगा। हालांकि यूक्रेन के ऊपर उसने अटैक किया वो डिले चल रहा है, बट स्टिल, है ना, अल्टीमेटली रशिया इज गोइंग टू बी द पावर जो काफी टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया। वैसे भी ईस्टर्न यूक्रेन को तो रशिया ने कंट्रोल कर ही लिया है, क्रीमिया को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है। तो एक्सपेंशन को लेकर कुछ हद तक सक्सेस मिला है, लेकिन नाटो को नहीं रोक पाया। ऑब्वियस सी बात है, इवन नाटो और ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पे हो गया है, स्वीडन वगैरह वो सारी कंट्री भी और नाटो को ज्वाइन करने का मन बना लिया उन्होंने। तो वही बात है, लेकिन अभी डिफरेंट क्या है, जर्मनी में उस समय में जो 1900 में चीजें हो रही थी उसमें और आज की रियलिटी में क्या फर्क है, फर्क है न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे बड़ी बात, उस समय वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो बात अलग थी, आज जो है बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कहीं हमें देख के ये नहीं लग रहा कि वो हिस्ट्री बिल्कुल रिपीट हो रही है। और भी फर्क है, 1900s के अंदर पूरी दुनिया में कोई प्रॉपर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था, कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था, कोई एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, है ना, ट्रेड वगैरह वो सब चीज इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं थी। आज दुनिया में प्रॉपर वर्ल्ड ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशन है, WTO है, बहुत सारी IMF है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उस समय का वर्ल्ड नहीं है। आज के समय में रशिया अगर कुछ करता है तो डेफिनेटली रशिया के अगेंस्ट में बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और अगर बात आई, जरूरत पड़ी तो मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया अभी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि रशिया जो है वो रिट्रीट करे, जैसा कि 1990s में रशिया ने किया था। रशिया ने कुछ सालों के लिए अपने आप को रिट्रीट कर लिया था, बैकफुट पे लेके चले गए थे, क्योंकि रशिया काफी कमजोर हो गया था। तो पहला तो ये हो सकता है ऑप्शन पुतिन के सामने, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आती है। दूसरा हो सकता है कि जो नेटो है वो रशिया को अकोमोडेट करे, वो रशिया की जरूरतों को समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे। रशिया चाहता है कि नेटो एक्सपेंड ना करे। अगर नेटो भी इस बात को रियलाइज करे और वो रशिया को गारंटी प्रोवाइड कराए कि भैया हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो हो सकता है रिश्ते जो हैं सुधरने शुरू हो जाएं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम नजर आ रही है। एक्चुअली नेटो और ज्यादा एडवांस होना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। तो खैर, लेट्स होप, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि ये चीजें यहीं पे ज्यादा एस्केलेट ना हो, क्योंकि भैया न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, बहुत हालत खराब हो जाएगी। रशिया ने तो सिग्नल दे भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं न्यूक्लियर वेपन का यूज करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट स्टिल, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा हमारे कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, वो आप पढ़ सकते हो, 5G को पढ़ सकते हो, थोड़ा सा ये भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री वाले को चूज किया क्योंकि मुझे खुद पढ़ने में बहुत मजा आया इसको। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अपना कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, राइट। आप NCERT से पढ़ सकते हो, आपके जो बुक्स वगैरह हैं वहां से आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हो। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डिटेल में ना पढ़ें, क्योंकि हार्डली यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता है, कई बार तो आता भी नहीं है। तो ज्यादा सीरियस नहीं होना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ते रहें। फोकस करना है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, खासकर मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।